हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंद्रानी त्रिवेदी बॉटनी क्लासेस में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर का क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए और किस तरीके से हम ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम कर सकते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन का क्या इफ़ेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट में, तो आज की क्लास में मैं ये सारी बातें आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ओजोन लेयर क्या है। व्हाट इज़ एन ओजोन लेयर? द ओजोन लेयर इज़ मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। किस लेयर में हमको मिलता है ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर में। It has the potential to absorb around 97 to 99% of the harmful ultraviolet radiation coming from the sun that can damage life on Earth. If the ozone layer was absent, millions of people would develop skin diseases and many have weakened immune system. However, scientists have discovered a hole in the ozone layer over Antarctica. This has focused their concern on various environmental issues and steps to control them. The main reason for the ozone hole are chlorofluorocarbons, carbon tetrachloride, methyl bromide and hydrochlorofluorocarbons. तो जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है और 97 टू 99% यूवी रेडिएशन को पृथ्वी पर आने से बचाता है। अगर ये ओजोन लेयर नहीं होता तो लाखों करोड़ों लोग पृथ्वी पर स्किन डिजीज से सफ़र करते और उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता। साइंटिस्ट ने ओजोन होल अंटार्कटिका के पास देखा है, अंटार्कटिका के ऊपर डिस्कवर किया है। तो धीरे धीरे लोगों का ध्यान गया कि किस तरीके से जो ओजोन लेयर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैं आगे और आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। उनमें से कई हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है कि ओजोन लेयर जो है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है। द ओजोन लेयर इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ अर्थ इकोसिस्टम. It is natural shield against the sun's harmful ultraviolet radiation. This protective layer is primarily located in the stratosphere and is filters out most of the UVB and UVC rays, keeping them from reaching the Earth's surface. The importance of the ozone layer is that it helps to protect living organisms from the harmful effect of excessive UV radiation. देखिए यहाँ ये बात हम समझते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट वी रेज है जो मीडियम वेवलेंथ की रेज है और यूवी सी रेज जो शॉर्टर वेवलेंथ की रेज है, उनके लिए जो हमारा ओजोन लेयर है वो नेचुरल प्रोटेक्टिव कवर है, प्राकृतिक रूप से एक सुरक्षा कवच का काम करता है इस पृथ्वी के लिए, जो इन हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। जो भी एक्सेसिव यूवी रेडिएशन के कारण हम हार्मफुल इफ़ेक्ट देखते हैं, ये जो ओजोन लेयर है ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। ओजोन लेयर का और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हम जानते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ. द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स ह्यूमन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन डैट कैन लीड टू स्किन कैंसर. यूवी रेज जो है कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज करता है। तो देखिए इसको आने से अगर यूवी रेज पृथ्वी पर आएंगी तो बहुत ज़्यादा आपको स्किन कैंसर देखने को मिलेगा, कैटरैक्ट दिखने को मिलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कि लगभग 20% जो कैटरैक्ट है वो यूवी एक्सपोजर के कारण हो रहा है। एंड इम्यून सिस्टम सप्रेशन. विदाउट द प्रोटेक्टिव लेयर ह्यूमन हेल्थ वुड बी सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड. नेक्स्ट पॉइंट है प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Preserving the ozone layer is essential for upholding biodiversity and the decline equilibrium of ecosystem. Many plant and animal species, particularly those in sensitive environments like coral reefs and polar regions, are at risk from high-end UV radiation. तो जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो भी यूवी रेडिएशन अगर पृथ्वी पर पहुंचने लगेंगी तो जो है हमारा डैमेज होगा। जैसे कि कोरल रीफ, जो हमारे सैलो कोरल रीफ है उनमें जो लार्वा है उसका डेथ होने लगता है। पोलर रीजन्स पे जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इन सब में हम देखेंगे कि धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी.
नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। यूवी रेडिएशन एडवर्सली इफेक्ट क्रॉप्स काउजिंग reduced yield and lower agricultural productivity. The ozone layer is crucial in safeguarding crop health, thereby contributing to global food security. तो यूवी रेडिएशन जो है हमारे क्रॉप को इफ़ेक्ट करता है, जिससे जो यील्ड है, जो हमारा प्रोडक्शन है, वो कम हो जाएगा, और जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो हमारे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो है रिस्क हो जाएगा, कम से कम प्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके से ओजोन लेयर जो है वो मरीन इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। फाइटोप्लैंक्टन, द बेसिस ऑफ मरीन फूड चेन, इज वल्नरेबल टू यूवी रेडिएशन. द ओजोन लेयर शील्डिंग इफेक्ट इज क्रूशियल फॉर द हेल्थ ऑफ मरीन इकोसिस्टम एज इट हेल्प्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ. तो जो मरीन इकोसिस्टम है, इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इस तरीके से यूवी रेडिएशन के कारण जो इनका ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो मरीन लाइफ में, जो एक्वेटिक लाइफ में जो बैलेंस है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर इस तरीके से कंटिन्यू यूवी रेडिएशन जो है अगर अर्थ सरफेस पर आती रहेंगी. तो अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन की, कि कैसे धीरे धीरे जो ओजोन लेयर है वो हमारा डिप्लीट हो रहा है. ओजोन लेयर डिप्लीशन किसको कहते हैं? ओजोन लेयर डिप्लीशन इज द ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर इन द अपर एटमोस्फेयर कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स containing gaseous bromine और क्लोरीन फ्रॉम इंडस्ट्रीज और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो गैसियस ब्रोमीन और क्लोरीन के कारण जो हमारा ओजोन लेयर है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में, ये धीरे धीरे थिन हो रहा है, ग्रेजुअल थिनिंग, धीरे धीरे जो हमारा ओजोन लेयर है वो थिन हो रहा है ब्रोमीन और क्लोरीन के कारण, जो इंडस्ट्रीज़ के कारण और अदर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रही हैं. हमको एग्ज़ाम में अगर डायग्राम बनाना हो तो हम कैसा डायग्राम बनाएंगे? डायग्राम ऑलवेज ब्रिंग सम एक्स्ट्रा मार्क्स, तो डायग्राम हमेशा बनाना चाहिए. ये देखिए किस तरीके से जो हार्मफुल गैसेज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर गैसेस, ये धीरे धीरे रिलीज़ हो रही हैं, और जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें होल दिखाया गया आपको, वो होल क्रिएट हो रहा है, और उसी होल के थ्रू हार्मफुल यूवी रेज जो है वो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पर आ रहा है, जिसके कारण अभी हमने पढ़ा, अभी हमने देखा कि किस तरीके से हमारा अलग अलग जो मरीन लाइफ है या ह्यूमन लाइफ है, कितना जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो सारा हो रहा है. 1 क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 100,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, जिसका मतलब है कि एक क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है एक बार में 1,00,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को नष्ट कर सकता है. इट इज़ डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली देन इट इज़ क्रिएटेड. देखिए ध्यान दीजिएगा, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल एक बार में 1,00,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को नष्ट कर देता है. जितना तेज़ी से ये बनता भी नहीं है, उतना तेज़ी से क्या हो रहा है, नष्ट हो जा रहा है. Some compounds release chlorine and bromine on exposure to high ultraviolet light, which then contributes to ozone layer depletion. Such compounds are known as ozone depleting substances, ODS. The ozone depleting substances that contain chlorine include chlorofluorocarbon, carbon tetrachloride, hydrofluorocarbons, and methyl chloroform. Whereas the ozone depleting substances that contain bromine are halogens, methyl bromide and hydrobromofluorocarbons. तो ये सब जो हैं जिसका मैंने अभी नाम कहा, ये सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जो धीरे धीरे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं. Chlorofluorocarbons are the most abundant ozone depleting substances. It is the only when the chlorine atom reacts with some other molecule, it does not react with ozone. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन. Montreal Protocol was proposed in 1987 to stop the use, production and import of ozone depleting substances and minimize their concentration in the atmosphere to protect the ozone layer of the earth. तो ओजोन लेयर को, जो भी हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, उनके यूज़ को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बना था. Now next is causes of ozone layer depletion, and the first मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. अभी जस्ट मैंने इसकी चर्चा की है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFC आर द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन. दे आर रिलीज्ड बाय सॉल्वेंट, स्प्रे एयरसोल्स, रेफ्रिजरेंट्स, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा. इन सब से क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रहा है. The molecules of chlorofluorocarbon in the
are broken down by ultraviolet radiation and release chlorine atoms. These atoms react with ozone and destroy it. तो एक क्लोरीन एटम एक बार में 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल को नष्ट करता है। ओजोन मॉलिक्यूल क्या है? ऑक्सीजन विथ 3 एटम्स, O3। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देखिए यहाँ पे मैंने एक ओजोन होल का जो डेवलपमेंट है 2023 का, इसका जो डायग्राम है उसको डाला है। द मेन होल इन द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर डायरेक्टली अबव अंटार्कटिका द साउथ पोल। तो 2023 में ये जो ओजोन होल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। नाउ इन 24 ये धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो गया है और 2066 तक उम्मीद की जा रही है कि ओजोन होल पूरी तरीके से भर जाए। अलग अलग और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, वो है अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्च। दिन प्रतिदिन टेस्टिंग हो रही है, एटमॉस्फेयर में, स्पेस में रॉकेट्स को भेजा जा रहा है जो बहुत ही हाई अमाउंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज़ करता है। उसके बाद अदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड है जिनके कारण जो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। नाइट्रोजिनस कंपाउंड जैसे कि NO2, NO, N2O आर हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इसके अलावा कुछ नेचुरल कॉजेज़ हैं जो कि सिर्फ 1 to 2% ही जिम्मेवार हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। द ओजोन लेयर हैज़ बीन फाउंड टू बी डिप्लीटेड बाय सर्टेन नेचुरल प्रोसेसेस सच एज सन स्पॉट्स एंड स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स, जिसके कारण सिर्फ 1 से 2% ही क्या हो रहा है, हमारा ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। और अब बात करते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में, जिसे हम ODS कहते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा that are responsible for the depletion of the ozone layer। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं जिसके कारण ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, इन्हें ही हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस या ODS कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल लगाया है जिधर एक तरफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है और एक तरफ सोर्सेज हैं। ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का क्या सोर्स है, ये कहाँ से निकल रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका सोर्स है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, सॉल्वेंट, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स एक्सेट्रा। सेकंड है हमारा हेलोन्स, इसका सोर्स है फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका भी सोर्स है फायर एक्सटिंग्विशर एंड सॉल्वेंट्स। मिथाइल क्लोरोफॉर्म, एडहेसिव एरोसॉल्स। एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसका सोर्स है फायर एक्सटिंग्विशर, एयर कंडीशनर एंड सॉल्वेंट्स। Now let's talk about what are the effects of ozone layer depletion. And the first effect on human health. Human will be directly exposed to the harmful ultraviolet radiation of the sun due to the depletion of the ozone layer. This might result in serious health issues among humans such as skin diseases, cancer, sunburn, cataract, quick aging and weak immune system. तो अगर जो अल्ट्रावायलेट रेज़ है वो पृथ्वी पर हमारे पहुंचेंगी तो सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट जो है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर हम लोगों को देखने को मिलेगा। कई तरीके के सीरियल हेल्थ इश्यूज़ की यहाँ चर्चा की गई है, जैसे कि आई कैटरेक्ट, इसके अलावा आपको कैंसर, स्किन डिजीज़ेस, सनबर्न, क्विक एजिंग होने लगेगा और इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा। Then talk about on effects on animal. Direct exposure to ultraviolet reaction leads to skin and eye cancer in animals, not only in human, also in animals. And now effect on the environment. Strong ultraviolet rays may lead to minimal growth, flowering and photosynthesis in plants. The forest also have to bear the harmful इफ़ेक्ट ऑफ दी अल्ट्रावायलेट रेज। तो बहुत कम प्रोडक्शन हो जाएगा, फ्लावरिंग कम होगा, जब फूल ही नहीं आएगा तो फल कहाँ से आएगा? तो इस तरीके से जो है प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कम होगा तो प्रोडक्शन, ग्रोथ, यील्ड सब कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑन मरीन लाइफ। प्लैंक्टॉन्स आर जनरली अफेक्टेड बाय द एक्सपोजर टू हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। तो जो हमारे मरीन लाइफ में प्लैंक्टॉन्स हैं, जो एल्गी हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं,
वो इस हार्मफुल रेडिएशन के कारण डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, उनका ग्रोथ रिड्यूस हो जाता है। और अगर ये इस तरीके से डिस्ट्रॉयड होने लगेंगे तो जो हमारा फूड चेन है, जो एक्वेटिक फूड चेन है, वो हमारा कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। आखिर क्या उपाय है जिससे हम लोग ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अवॉइड यूजिंग ODS। Reduce the use of ozone depleting substances. Example, avoid the use of chlorofluorocarbon in refrigerators and air conditioner, replacing the halon based fire extinguisher etc. तो ऐसा जो भी जो सब्सटेंस है हमारा, जिससे हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत हाई अमाउंट में एमिट हो रहा है, उसको हमको कम से कम यूज़ करना है, मिनिमाइज़ करना है। और उसके जगह पर कुछ भी हमको दूसरा रिप्लेसमेंट करना है, रिप्लेसिंग द हेलोन बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। उसके जगह हमको कोई ना कोई अल्टरनेटिव उपाय या अल्टरनेटिव जो रिसोर्स है उसको यूज़ करना होगा। फिर हम मूव करते हैं मिनिमाइज द यूज़ ऑफ व्हीकल्स। दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बारे में हम बात करते हैं। द व्हीकल्स इमिट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज ग्लोबल डिप्लीशन। Therefore, the use of vehicles should be minimized as much as possible। तो हमको व्हीकल्स का बहुत कम जगह भी जाना है, कम दूरी की जगह पे भी जाना है, तो हम व्हीकल्स से ही जाना पसंद करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है हमको, ये सब आदतें जो हैं हमको बदलनी होंगी। और इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट हमको यूज़ करना होगा। मोस्ट ऑफ द क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैव क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिलीजिंग केमिकल्स that find a way into the atmosphere and affect the ozone layer. This should be substituted with natural products to protect the environment। और इसके बाद है हमारा यूज़ ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड शुड बी प्रोहिबिटेड। द गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन एंड प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ हार्मफुल nitrous oxide that is adversely affecting the ozone layer. People should be made aware of the harmful effect of nitrous oxide and the products emitting the gas so that its use is minimized at the individual level as well। सबसे पहली बात तो सब आदमी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर इस तरीके का चीज़ जो है हम कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे, ये सारा जो गैसेस है वो ODS है, या जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम घर में टूल यूज़ कर रहे हैं, इन सब से अगर हार्मफुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है तो प्रत्येक इंडिविजुअल अपने लेवल पर काम करेगा और ये गैस धीरे कम से कम जो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन होगा। तो इंडिविजुअल स्केल पर सब किसी को इसके बारे में जानना ज़रूरी है, सब किसी को इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज़ करना ज़रूरी है। Renewable energy technologies. Promoting renewable energy such as solar and wind power can reduce the environmental impact of energy production and consumption. Consequently, this effort can play a role in safeguarding the ozone layer. Therefore, these efforts contributes to the protection of दी ओजोन लेयर। तो हमको रिन्यूएबल एनर्जी जो टेक्नोलॉजी या अदर जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं हमको उन्हें यूज़ करना है। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।